हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंग्लिश का चस्का यानी EKC में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में RBC क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर बुक सेकंड इनसाइड द हवेली, जो कि एक रमा मेहता द्वारा लिखा गया नोवेल है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस नोवेल का सारांश लेकर आया हूँ। इस सारांश से आप इस नोवेल को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट का सारांश इस वीडियो में है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं सेकंड सेक्शन का भी सारांश लेकर आ जाऊं। दोस्तों, ये जो नोवेल है, इसकी मुख्य पात्र जो है गीता नामक एक लड़की है, जो कि एक जीवन निवास हवेली में शादी करके आती है। तो दोस्तों, इस पूरे सेक्शन को समझने के लिए, इस पूरी नोवेल को समझने के लिए हमें इस हवेली में रहने वाले संपूर्ण कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि कौन किसका क्या लगता है। दोस्तों, इस हवेली का सर्वप्रथम मालिक का वर्णन किया गया है राम सिंह। उनका पुत्र हुआ संग्राम सिंह और उनकी पत्नी का नाम था भाबासा। संग्राम सिंह और भाबासा के बेटा हुआ जिसका नाम हुआ भगवत सिंह। भगवत सिंह जी दोस्तों वर्तमान में जीवन निवास हवेली के क्या हैं, मालिक है। भगवत सिंह जी की जो पत्नी है उनका नाम कंवरानी शाह है, और भगवत सिंह और कंवरानी शाह के एक पुत्र हुआ जिनका नाम है अजय सिंह। भगवत सिंह की एक बहन है जिनका नाम है नंदूबाई शाह, और भगवत सिंह की एक विधवा भतीजी जिसका नाम है कांताबाई शाह, और एक माझी बाई शाह जो भगवत सिंह की निकट की रिश्तेदार है। दोस्तों, ये सारे रिलेशन आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवत सिंह के कौन कौन रिलेटिव है। मैं दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, भगवत सिंह के पिताजी का नाम क्या हुआ, संग्राम सिंह। भगवत सिंह की मम्मी का नाम क्या हुआ, भाबासा। भगवत सिंह की पत्नी का क्या नाम हुआ, कंवरानी शाह। भगवत सिंह और कंवरानी शाह के बेटे का क्या नाम हुआ, अजय सिंह। भगवत सिंह की बहन का क्या नाम हुआ, नंदूबाई शाह। और भगवत सिंह की विधवा भतीजी कौन है, कांताबाई शाह। और निकट की रिश्तेदार कौन है, माझी बाई शाह। ये नंदूबाई शाह, कांताबाई शाह, माझी बाई शाह ये हवेली में अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, जो भगवत सिंह और कंवरानी शाह का पुत्र है अजय सिंह, उसकी पत्नी का नाम है गीता, जो हमारी इस कहानी की मेन जो मुख्य है वो पात्र हैं, कैरेक्टर है। कहानी पूरी गीता के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अजय सिंह का विवाह गीता के साथ होता है, और अजय सिंह और गीता की एक बेटी विजयबाई शाह और एक पुत्र विक्रम होता है। तो दोस्तों, मैंने बताया है सबसे पहले कि राम सिंह के पुत्र हुआ संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की पत्नी का नाम था भाबासा। फिर उनके बेटे का नाम था भगवत सिंह, जो कि वर्तमान में भी जीवन निवास हवेली का क्या है दोस्तों, मालिक है। जो वर्तमान में जीवन निवास हवेली का क्या है दोस्तों, मालिक है। भगवत सिंह जी की पत्नी कंवरानी शाह, भगवत सिंह जी और कंवरानी शाह का बेटा अजय सिंह, और बहन नंदूबाई शाह, विधवा भतीजी कांताबाई शाह, और माझी बाई शाह क्या है, निकट के रिश्तेदार है। दोस्तों, अजय सिंह का विवाह जो कि भगवत सिंह और कंवरानी शाह का पुत्र है किसके साथ होता है, गीता के साथ होता है। तो दोस्तों, गीता की सासू का क्या नाम हुआ दोस्तों, कंवरानी शाह, और गीता के ससुर का नाम भगवत सिंह, और गीता के पति का नाम अजय सिंह। और हम कहें तो गीता की आप कह सकते हो बुआ सासू का नाम नंदूबाई शाह। नंदूबाई शाह गीता की क्या हुई, बुआ सासू हुई। फिर अजय सिंह और गीता के पुत्री हुई विजयबाई शाह, और एक पुत्र हुआ विक्रम। दोस्तों, इस हवेली में अनेकों नौकरानियाँ भी थी। हम मेन कैरेक्टर समझेंगे नौकरानियों में। पहली है परी, सबसे बुजुर्ग एवं भगवत सिंह जी की पत्नी कंवरानी शाह की निजी नौकरानी है। दूसरी है धापू, अजय सिंह की पत्नी गीता की निजी नौकरानी है। और तीसरी है दोस्तों लक्ष्मी, अपने पति गंगाराम, जो लक्ष्मी का क्या है, पति है, जो कि हवेली का ही क्या है, एक नौकर है। उसके द्वारा लक्ष्मी को दुष्चरित्र के आरोप में हवेली से क्या किया जाता है दोस्तों, निकाल दिया जाता है। लक्ष्मी की बेटी का नाम क्या होता है दोस्तों, सीता। लक्ष्मी के पति का नाम गंगाराम। गंगाराम क्या करता है, लक्ष्मी को दुष्चरित्र के आरोप में निकाल देता है। तो लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती है और सीता को वहीं छोड़कर हवेली में चली जाती है। जो सीता क्या है, गंगाराम और लक्ष्मी की बेटी है। अन्य नौकरानी भी है दोस्तों, माइनर कैरेक्टर है, गोपीबाई, चंपा, भटियानी और गंगा। सरजू हवेली की दाई माँ है, ख्याली हवेली का रसोइया है,
अर्जुन एक ज्योतिषी है जो भोपाल जी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। दौलत सिंह कौन होते हैं दोस्तों, शहर के मालिक हैं जो अपने बेटे वीर सिंह का विवाह गीता की बेटी विजय बाईसा के साथ करना चाहते हैं। दोस्तों इस नोवेल की लेखिका है रमा मेहता। कहानी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा दोस्तों आपको। है गीता एक शिक्षित, उत्साही एवं आत्मस्फूर्त मुंबई निवासी लड़की है जो अजय सिंह की दुल्हन के रूप में हवेली में प्रवेश करती है। गीता को हवेली के कठोर एवं पारंपरिक तौर तरीकों के साथ सामंजस्य बैठाना एवं उनके अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन प्रतीत होता है। हवेली में स्त्रियां घूंघट रखती थी। गीता एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। यह उपन्यास चुप्पी एवं सामंजस्य के दोहरे विषय से संबंध रखता है। सामंतवादी व्यवस्था के दिनों से चली आ रही व्यवस्था का यह उपन्यास एक रोचक विवरण है। उपन्यास का विषय न तो विजय है और न ही पराजय है। यह आधुनिकता एवं परंपरा के विरोधी विचार के बीच सामंजस्य एवं समझ के साथ संतुलन स्थापित करता है। हवेली जो है दोस्तों वो दमन का प्रतीक है जो महिलाओं की चुप्पी का प्रतिनिधित्व करती है। हवेली के नियम पत्थर के समान क्या है दोस्तों, कठोर हैं। अब हम अपना सेक्शन फर्स्ट शुरू करें दोस्तों। कहाँ से शुरू होता है सेक्शन फर्स्ट। पूर्व कभी मेवाड़ के राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका सौंदर्य एवं रहस्य जो इसे घेरे हुए है अब भी मौजूद है। इसके चारों ओर एक मोटी दीवार खींची हुई है जो कि उसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करती थी। यहाँ पर लगभग पिछले 400 वर्षों से राणाओं का शासन था। इस शहर में प्रवेश के लिए उस मोटी दीवार के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 गेट थे। उत्तरी भाग में सज्जनगढ़ का जंगल उसे सुरक्षित करता था। वहीं पश्चिमी भाग में लेक पिछोला झील इसको सुरक्षित करती थी, जहां अक्सर लोग नहाने के लिए आते थे। हालांकि झील का पानी स्वच्छ नहीं था, लेकिन इसके किनारे पर कई मंदिर बने हुए थे जहां पर स्त्रियां अपने घर का चूल्हा जगाने से पहले जाया करती थी। वर्तमान में यहाँ पर प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है जो सफ़ेद ग्रेनाइट से बने एक महल तक जाता है। इस महल में कभी राणा अपनी शान चलाया करते थे। यहाँ पर कई छोटी गलियाँ हैं, लेकिन आज के समय में इसके बाहरी तरफ का क्षेत्र विकसित हो चुका है और कई मॉडर्न मकान बन चुके हैं। चौड़ी सड़कें हैं, गार्डन बने हुए हैं। 4 दीवारी की दूसरी तरफ नया शहर विकसित हो चुका है जो कि साफ सुथरे और मॉडर्न तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर एक चौड़ी सड़क है जिसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, लेकिन इन मकानों में रहने वालों की दिनचर्या बिल्कुल अलग है। ये लोग आधुनिक तरीके से जीते हैं और पुराने रीति रिवाज को नहीं समझते हैं। संग्राम सिंह जी की हवेली एक गली में है। इस गली में कई कोठरियाँ बनी हुई है, लेकिन ये पुराने प्रकार की बनी हुई है। इस हवेली की नींव काफ़ी गहरी है, इसलिए यह काफ़ी मजबूत है। हवेली का आकार तो बाहर से कुछ नहीं है, लेकिन अंदर का नक्शा बिल्कुल निश्चित है। हवेली में कई अपार्टमेंट बने हुए हैं, जहां पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं। उदयपुर में पर्दा प्रथा काफ़ी प्रचलन है। कई स्त्रियां पर्दा रखती है और परंपरा निभाती है। इस हवेली में न केवल राज परिवार रहता है, बल्कि कई नौकर और नौकरानियां भी रहती है। वे नौकर और नौकरानियां भी परिवार का सदस्य मानी जाती है और परिवार के सुख दुख का भागीदार बनते हैं। चैप्टर 2 दोस्तों, चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक लड़की के जन्म से, जिसका नाम सीता रखा जाता है। उसकी माँ का नाम लक्ष्मी, जो कि वहाँ की नौकरानी होती है, जो कि बहुत कम उम्र में जीवन निवास हवेली में आई थी। नौकर नौकरानियाँ उसे ऐसा तय करके चिढ़ाते हैं कि वो सुंदर नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे।
लक्ष्मी की शादी गंगाराम से, जो कि हवेली का एक नौकर है, उससे करवा दी जाती है। गंगाराम सुंदर नहीं है और उसकी टांगें भी थोड़ी घुमावदार है और उसका नाक नक्शा भी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी उसे पसंद नहीं करती है। सीता के जन्म के साथ ही हवेली में एक और लड़की का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है विजय बाईसा। विजय बाईसा हमारी कहानी की मुख्य पात्र गीता की बेटी है। विजय बाईसा के जन्म पर हवेली में हर्षोल्लास छा जाता है, लेकिन सीता के जन्म पर उसके पिता गंगाराम खुश नहीं हैं। उसे एक पुत्र की आशा थी, लेकिन हवेली में एक रसोइया है जिसका नाम होता है ख्याली। वह उसे ऐसा कहते हुए सांत्वना देता है कि भगवान जिसको जन्म देता है उसका ख्याल भी खुद रखता है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, वो है सरजू दाइमा, जो कि लक्ष्मी के साथ में है और गीता के साथ में एक मॉडर्न डॉक्टर है। काफ़ी सारे नौकर नौकरानियाँ हवेली के बाहर बरामदे में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर परी नौकरानी आती है और सबसे कहती है कि हवेली में उत्सव मनाया जाएगा। क्या हुआ, एक लड़की हुई तो फिर भी हवेली में एक लड़के के जन्म के दिवस के समान ही उत्सव मनाया जाएगा। गंगाराम इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होता है। बीच में ही परी गंगा पर चिल्लाने लगती है, गंगा ओ गंगा, कहाँ चली गई? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। गंगा उधर से आवाज़ लगाती है, अरे परी जी, मैं तो लक्ष्मी से मिलने नीचे चली गई थी। परी का पूरा परिचय देता हूँ दोस्तों आपको। परी जब 8 वर्ष की थी तब उसके पिताजी उसे हवेली में छोड़कर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसे वहाँ पर छोड़कर चले गए थे। ऐसा सोचकर कि अगर हवेली में छोड़ दिया तो कम से कम भूख तो नहीं मरेगी। जब परी जीवन निवास में आई थी उस समय हवेली के मालिक संग्राम सिंह जी के पिता राम सिंह जी थे। तब से परी अपनी मालकिन राम सिंह जी की पत्नी के साथ कार्य में मदद किया करती थी, हमेशा उनके साथ में रहती थी, इसलिए हवेली में उसे सबसे ज़्यादा अनुभवी माना जाता है। वह सभी परंपराओं को जानती है। अब हवेली में किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, शादी विवाह का या फिर मौत के समय की जाने वाली रस्में हो, इन सब में परी की मुख्य भूमिका होती है। यहाँ तक कि भगवत सिंह जी की पुत्र वधू गीता इस हवेली में आई थी, तब भी परी ने ही उसको हवेली के रीति रिवाजों से परिचित करवाया था। परी अचानक उठती है और गीता के कक्ष में प्रवेश करती है। उस समय गीता की जो डॉक्टर थी वो कमरे से बाहर निकलती है और गीता को आराम करने और कम बोलने की सलाह देती है। यह सब सुनकर परी कमरे से वापस बाहर आती है, ऐसा कहते हुए कि ये डॉक्टर सोचते हैं कि किसी बच्चे को जन्म देना ऑपरेशन करवाने के समान होता है। इसके बाद गीता अपने नवजात शिशु को साथ में गहरी नींद में सो जाती है। चैप्टर नंबर 3। इसमें सभी नौकर नौकरानियों के बीच चर्चा चल रही होती है कि विजय बाईसा का जन्मदिन ठीक उसी तरीके से मनाया जाएगा जिस प्रकार एक लड़के का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस बात को लेकर के सभी खुश थे, क्योंकि सभी को नए नए कपड़े और अच्छा खाने वाला था। गंगाराम इस बात से बहुत खुश था कि हवेली में एक उत्सव मनाया जाने वाला है, लेकिन लक्ष्मी उसे परी जीजी और मालकिन के बीच की बातचीत के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मालकिन कह रही थी कि लड़की के जन्म दिवस पर इतनी खुशियां नहीं मनाई जाएगी। इस पर गंगाराम कहता है कि तुम बहुत बोलती हो, तुम कम बोला करो, ऐसा सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। तभी सरजू कमरे में आती है और जल्दी से लक्ष्मी को तैयार होने की सलाह देती है, अन्यथा वह नई साड़ी व लहंगों से वंचित रह जाएगी। लक्ष्मी सरजू को छेड़ते हुए कहती है,
कि तुम्हें तो इस मौके पर सोने के कंगन मिलने वाले हैं। सरजू लक्ष्मी से गुस्सा हो जाती है, उसे डांट कर कहती है कि तुम्हें मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4। विजय बाईसा के जन्मदिवस के बाद यह 11वां दिन था। गीता अपने बिस्तर पर आराम से लेटी हुई थी। खिड़की के बाहर शांत बादलों से घिरे हुए मौसम को देख रही थी। उसे धीरे धीरे अपने अतीत की बात याद आने लगी और वह अपने अतीत में खो जाती है। वो उस समय को याद करती है जिस समय उसकी शादी का प्रस्ताव उसके घर आया था। उसके माता पिता ने उसे इतना पूछा था कि क्या उसे वो सूट वाला लड़का पसंद आया, और गीता ने हाँ कह दिया। गीता की माँ ने उसे बताया था कि अजय बहुत ही हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है, वो साइंस के एक प्रोफेसर है। उसकी माँ ने उसे यह भी बताया था कि वो एक राजसी परिवार से संबंधित है और उदयपुर के उच्च घराने की महिलाएं हमेशा पर्दा रखती हैं। हालांकि गीता एक वेल एजुकेटेड लड़की थी। गीता के माता पिता उस समय इस बात को लेकर काफ़ी डरे हुए थे कि गीता किस प्रकार से उस परिवार में अपने आप को ढालेगी। प्रस्ताव के लगभग एक सप्ताह बाद गीता को पसंद कर लिया और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। अब गीता अपने माता पिता को छोड़कर अजय के साथ में हमेशा के लिए उदयपुर चली जाती है। उसे वो समय याद आता है जिस समय वो उदयपुर में पहली बार आती है। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, उसने अपना पहला कदम नीचे रखा। एक औरतों की टोली आसपास आकर के उसे घेर लेती है और कई प्रकार की बातें करने लग जाती है। उसके बाद वो एक कार की तरफ जाते हैं और वह तुरंत कार में बैठकर जाती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, उसे पता लगा कि उसके पति अजय उसके कार में साथ में नहीं थे। गीता को कार में औरतों की वजह से घुटन सी होने लगी थी। शहर के दरवाजे से निकलते वक्त परी उसे उसके ससुराल वालों के रिश्तेदारों के मकानों से परिचित करवाती है। जैसे ही वो सूरज पोल गेट को पार करते हैं, उसके दाईं तरफ जो बिल्डिंग होती है उसके बारे में बताती है। ये तुम्हारे चाचा ससुर प्रताप सिंह जी की हवेली है। उसके बाईं तरफ में उसके सास के भाई गोपाल सिंह जी की हवेली है। गीता के मन में कई विचार चल रहे थे और ऐसा सोचते सोचते वह अपने पति के घर जीवन निवास पहुंच जाती है। गीता परी की बेतुकी बातों से परेशान हो जाती है और जैसे ही कार से बाहर निकलती है, औरतों का एक और समूह उसे चारों तरफ से फिर घेर लेता है और उसका घूंघट उठाने की कोशिश करते हैं। उसका चेहरा देखने पर औरतें कई प्रकार के कमेंट्स करने लग जाती है कि इसी सांवली है। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें वहाँ चलती है। कुछ औरतें ऐसा भी कहती हैं कि देखते हैं ये हवेली के रीति रिवाजों से कैसे तालमेल मिला पाएगी, क्योंकि ये उदयपुर की तो नहीं है, मुंबई में पढ़ी लिखी एक लड़की है। गीता ने देखा कि वहाँ सभी स्त्रियाँ थीं, फिर भी सभी स्त्रियाँ घूंघट निकाले हुए थी। गीता इन सभी विचारों से बाहर निकलती है और पिछले 2 वर्षों से जो उसने जीवन इस हवेली में बिताया था उसके बारे में सोचने लगती है। 2 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसे यह तक भी पता नहीं था कि उसके ससुर कौन है। जैसे ही सूरज निकलता, घर के सभी पुरुष बाहर चले जाते थे और अंधेरा होने के बाद ही सब लौटते थे। यहाँ तक कि अजय सिंह को भी दिन में गीता से मिलने की आज़ादी नहीं थी। वहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए थे। एक दिन गीता पुरुषों के अपार्टमेंट में जाने का साहस करती है और वह धीरे धीरे पुरुषों के कमरे में प्रवेश कर जाती है। उस कमरे को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। यह कमरा पूर्ण रूप से सुसज्जित था। विभिन्न प्रकार के चित्र व फर्नीचर से भरा हुआ था। दीवारों पर उनके पूर्वजों के चित्र देखकर वो अपने आप को गर्वित महसूस करती है।
अचानक परी उसे आवाज़ निकालती है और कहती है कि बीरनी जी, आपको यहाँ बिना सुरक्षा के अकेले यहाँ आना नहीं चाहिए था। गीता को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को नियंत्रित कर लेती है। पहले तो गीता को यह सब अजीब लगता था कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष अलग रहते हैं और स्त्रियाँ सिर्फ पुरुषों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और मन ही मन में अपने माता पिता के घर को हवेली के जीवन से तुलना करती है, जो कि बिल्कुल अलग था। जब गीता हवेली में आई थी, उसे अजय सिंह के अलावा किसी पर विश्वास नहीं था। अजय सिंह ने उसे कहा था कि कुछ दिनों की बात है, बाद में फिर वो वहाँ से जाएंगे। यहाँ पर एक और नया पात्र आता है जिसका नाम होता है धापू, जो कि सीता की पर्सनल नौकरानी थी। वह उसकी मित्र व गाइड भी बन जाती है। धापू उसे हवेली में किस तरीके से रहना है, इन सब तौर तरीकों से परिचित करवाती है। जब कोई रिश्तेदार आता था तो उसे किस प्रकार से नीचा सिर रखकर बात करनी थी। गीता ने यह भी नोटिस किया कि हवेली में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका नज़दीकी रिश्तेदार ना होने के बावजूद भी वो उनके सामने घूंघट निकाले रहती थी और उनको काकीसा, मामीसा, भुआसा या बाईसा कहकर पुकारती है। गीता हमेशा अब चुपचाप रहने लग गई है। अगर कोई उससे कुछ पूछता है तो या तो वो सिर्फ हाँ का इशारा कर देती है या फिर उसकी सास ही जवाब देती है। उसकी सास का नाम है कंवरानिसा और कंवरानिसा की सास का नाम है भाबासा। कंवरानिसा के पति भगवत सिंह जी और भाबासा के पति कौन थे? संग्राम सिंह जी, जो कि भगवत सिंह जी के क्या हैं? पिता भी हैं। चैप्टर 5। आखिरकार वो दिन आ गया जब हवेली में उत्सव मनाया जाने वाला था। गीता की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे, पर वो अब भी ऐसे अवसरों पर अपने आप को असहाय महसूस करती थी, क्योंकि उसे घूंघट निकालना पड़ता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। गीता सुबह जल्दी उठकर स्नान करने चली जाती है। जैसे ही वह कमरे में वापस लौटती है, उसकी सास उसका वहाँ इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहती है, मैं आपके लिए गहने लेकर आई हूँ। धापू कपड़े लेकर आ रही है, उनमें से चुनकर पहन लेना। आगे वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हम सब के बीच में भरपेट खाना नहीं खा सकती हो, इसलिए जैसे ही लोग खाना खाने लगे तुम अपने कमरे में आ जाना। मैं धापू से कहकर तुम्हारा खाना वही लगवा दूंगी। जब गीता हवेली में आई थी तो वो सोचती थी उसकी सास एक कठोर हृदय वाली स्त्री है, परंतु धीरे धीरे वो महसूस करती है कि वो बहुत दयालु दिल वाली महिला थी। किंतु वह हवेली के नियमों का कठोरता से पालन करती थी और करवाती थी। वह हमेशा गीता को हवेली के रीति रिवाजों के अनुरूप ढल जाने की राय देती थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। तभी धापू अंदर आती है और उसे लाल साड़ी पहनने को कहती है। गीता को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और धापू से नाराज होकर कहती है कि मुझे बार बार ये राय देना बंद करो, मैं इन सब अर्थहीन बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। धापू नाराज होकर के कहती है कि ये दिन देखने के लिए ही हमने इतने सालों से इंतज़ार किया था क्या? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गीता महसूस करती है कि जब से वो हवेली में आई थी कोई भी इस प्रकार के अप्रिय अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता था। जब गीता इन विचारों में खोई हुई थी तब नीचे से औरतों की आवाज़ आती है। वहाँ पर कई स्त्रियाँ एकत्रित हो चुकी है जो कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थी। कुछ विधवा स्त्रियाँ थी जो ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थी। बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। गीता परी के साथ कमरे में प्रवेश करती है। भीड़ को पार करते हुए वो अपनी दादी सास, क्या नाम था दोस्तों दादी सास का? भाबासा के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेती है। कमरे के बीचों बीच एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं।
पूजा के आरंभ होते ही भगवत सिंह जी और उनका पुत्र अजय सिंह वहां आते हैं और चुपचाप पूजा में जाकर के बैठ जाते हैं। भगवत सिंह जी की पत्नी कंवरनिसा उनके पास बैठ जाती है और गीता अपने पति अजय सिंह के पास जाकर बैठ जाती है। पंडित जी आग जलाकर पूजा प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है, पुरुष वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं और औरतें थोड़ा आराम महसूस करती है। गीता खड़ी होकर के सभी के पैर छूने की रस्म पूरी करती है। सभी बुजुर्ग स्त्रियां उसे आशीर्वाद देती है और विजय बाईसा के हाथों में सभी अपनी श्रद्धानुसार कुछ रुपये भी देते हैं। सभी मेहमान भोजन प्रारंभ करते हैं। इसके बाद गीता अपने कमरे में आ जाती है, जहां दापू उसके खाने की व्यवस्था कर देती है। खाने के बाद वहां गाने बजाने का समूह वहां आता है और नाचना गाना शुरू हो जाता है। गीता देखती है कि उसका पति एक सफ़ेद कुर्ता और लाल चुन्नी वाला साफा पहने हुए है। यह सब देखकर उसे महसूस होता है कि उदयपुर के रीति रिवाज एकदम सुरक्षित थे। धीरे धीरे सभी मेहमान चले जाते हैं और वहां पर शांति छा जाती है। चैप्टर 6। उत्सव के दूसरे दिन गीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो लेट उठती है। दापू ने विजय को तैयार किया, तभी गंगा वहाँ चिल्लाते हुए आती है, बीरनी जी देखिए, मुझे कल लाल साड़ी और लहंगा मिला, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इतना कह के वो ख्याली की मदद करने के लिए रसोई में चली जाती है। चंपा और लक्ष्मी बरामदे में सफाई कर रही है, जहाँ पर भाबासा सोई हुई थी। चंपा कहती है कि सब अपने अपने चीज़ें दिखा रही है, परंतु तुम्हें पता है कि परी जीजी को सोने की चूड़ियाँ मिली है और सरजू को सोने के झुमके, यहाँ तक कि दापू को भी सोने की अंगूठी मिली है। वह उसे भाबासा के डर से कम बोलने के लिए कहती है। तभी भाबासा की आवाज़ सुनाई देती है। वो खाना मांग रही थी और शिकायत कर रही थी कि उसका कोई भी ध्यान नहीं रखता है। भटियानी, जो कि भाबासा की निजी नौकरानी है, वो कहती है कि उनको इस समय भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी अपनी मालकिन को अपनी साड़ी और तोहफे दिखाने में व्यस्त है। भाबासा कंवरनिसा से नाराज हो जाती है कि लापरवाही से वो कितना पैसा इन नौकरों पर लुटा रही है। उसी समय परी व कंवरनिसा भोजन की थाली लेकर भाबासा के कमरे में आती है। भाबासा कंवरनिसा से पूछती है कि कंवरानी जी, आपने इस उत्सव पर नौकर नौकरानियों पर कितना पैसा उड़ाया, और बड़बड़ाते हुए बोलती है कि पिछले कई सालों से मैंने कितनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है, जिसे आज नौकरों पर लुटाया जा रहा है। इन नौकरों को इतना धन देने से क्या लाभ, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। इन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं कि क्या क्या मिला है इन्हें। परी बीच में ही चिल्लाती है, लड़कियों सब इधर आओ और भाबासा को सब अपने अपने उपहार दिखाओ। तभी सभी नौकरानियां अपने अपने उपहार लाकर भाबासा के सामने रख देती है। भाबासा परी से पूछती है कि क्या वे इन सबसे खुश हैं। सब वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी इसी समय लक्ष्मी के जीवन से जुड़ा एक किस्सा सबके सामने आता है। यहाँ पर एक पात्र आता है जिसका नाम है हीरालाल, जो कि एक ड्राइवर है। वो लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए उसे एक पैकेट उपहार का देता है। लक्ष्मी उस पैकेट को खोलकर देखती है, उसके अंदर गुलाबी रंग का एक सिल्की ब्लाउज था, जो कि बहुत ही महंगा था। पहले उसने सोचा कि उसे वापस लौटा देगी, परंतु फिर डर जाती है कि वो क्या कहेगी अगर किसी ने देख लिया तो। यह सोचकर उस ब्लाउज को अपने बक्से के अंदर छिपा देती है। चैप्टर 7। उत्सव को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन जन्मोत्सव की चर्चाएं उदयपुर में अब भी चलती रहती है। मानसून खत्म हो चुका है, आसमान बिल्कुल शांत था। शाम का समय था। अजय सिंह अपने डेस्क पर अध्ययन करने में व्यस्त था। गीता भी अपने पति के साथ बैठी हुई थी। गीता गहरी सांस लेते हुए
तीखे स्वर में बोलती है, अजय। अजय उसकी ओर मुड़ता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह किताब बंद करके गीता के पास आकर बैठ जाता है। वो गीता से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल है। इस तरह दुखी होने से यह सब कुछ नहीं बदल सकता। इस तरह पर्दे में रहना तुम्हें पसंद नहीं है, परंतु मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी मदद करो और इस वातावरण में रहकर तुम क्या कुछ कर सकती हो यह सोचो। तुमसे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। गीता अजय से कहती है कि आपने तो यहाँ पर कुछ समय ही रहने को कहा था। अजय सिर झुकाकर के गीता को सुनता रहता है और पूछता है कि क्या तुम मेरे परिवार में खुश नहीं हो। गीता कहती है कि हाँ, मैं खुश हूँ, तुम उदयपुर में खुश रह नहीं पाओगे। अजय कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे बारे में परेशान हो। जहाँ तक कि मेरे काम का सवाल है, मैं उदयपुर में खुश हूँ। गीता को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगती है और अजय सिंह से कहती है कि तुम पुरुष अपने जीवन को ही जीवन समझते हो, स्त्रियाँ तुम्हारे लिए बकवास होती है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अजय सिंह कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम पुरुष बहुत बुरे होते हैं, परंतु तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुमने मेरे माता पिता के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाया है। मुझे तुम पर गर्व है। उसे महसूस हो रहा था कि उदय सिंह उसके पति के दिलो दिमाग में छा गया था और वह वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और धीरे धीरे गीता भी हवेली को छोड़कर चले जाने का विचार त्याग देती है। अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है और बाहर से आवाज़ आती है, बाबू सा नीचे आइए, बाबा सा बीमार है। सभी लोग बाबा सा के कमरे में इकट्ठा हो चुके थे। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से गया, बाबा सा अपने पुत्र भगवत सिंह को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैंने जो सोने की चूड़ियाँ पहन रखी है वो आधी आधी परी और भटियाणी जी को दे देना और बाकी गीता को दे देना। साड़ियाँ रिश्तेदारों में बांट देना और सबको भोजन करवाना, लेकिन हाँ, ज़्यादा पैसा बर्बाद मत करना। और उसके बाद वो अजय सिंह को आशीर्वाद देती है। गीता वह कंवरानी शाह के सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि मेरे बेटों का ध्यान रखना, और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जीवन निवास में मातम छा जाता है। हवेली के सभी नौकर नौकरानियाँ अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए थे। भगवत सिंह जी की पत्नी और बहू बरामदे में बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कुछ अन्य औरतें उन्हें सांत्वना दे रही थी। कुछ समय बाद मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है और इस प्रकार बाबा साहब के जीवन का अध्याय समाप्त हो जाता है। चैप्टर 8। बाबा साहब की मृत्यु के पश्चात हवेली में कुछ दिनों तक मातम छाया हुआ रहता है। बाबा साहब की मृत्यु के 13वें दिन भोज का आयोजन करवाया जाता है। यहाँ हीरालाल ड्राइवर फिर एक बार लक्ष्मी को उपहार का पैकेट देता है जिसमें कुछ हलवा रहता है, और इन सब बातों को पता लक्ष्मी के पति गंगाराम को चल जाता है। गंगाराम उसे पीटते हुए चिल्लाते हुए बाहर आता है। मालकिन उसे रोककर कहती है कि तुम्हें इसे छूने का साहस कैसे हुआ, लेकिन गंगाराम चिल्लाता रहता है और उसे बाजारू औरत भी कहता है। लेकिन लक्ष्मी अपराधी की तरह घुटनों में अपना सिर रखकर बैठी हुई थी। रात को अंधेरा हो गया और सब सामान्य था। कंवरानी शाह परी से कहती है कि तुम जाकर लक्ष्मी से बात करो और पूछो कि यह गलत काम किसने किया। जब लगभग आधी रात हो चुकी थी, लक्ष्मी ने अपना गहना उतार दिया और हवेली से निकल गई। चैप्टर 9। अगले दिन सुबह गंगा ने देखा कि सीता अपने कमरे में अकेली थी और भूख के कारण अंगुलियां चूस रही थी। धीरे धीरे यह समाचार पूरी हवेली में फैल गया कि लक्ष्मी हवेली छोड़कर जा चुकी है। ख्याली परी के साथ लक्ष्मी को ढूंढने गया। ख्याली एक भविष्यवक्ता अर्जुन के पास जाने की सलाह देता है, जो कि भोपा जी के नाम से प्रसिद्ध थे।
वो दोनों अर्जुन के पास में पहुंचते हैं। ख्याली 5 रुपये का एक नोट निकालकर भोपा जी के पाँव में रखते हुए पूछते हैं कि हवेली की एक नौकरानी हवेली छोड़कर चली गई है। भोपा जी बताते हैं कि वो जगदीश जी के मंदिर से तीसरे या चौथे मकान में है, जहाँ पर एक मोची रहता है। ख्याली व परी दोनों वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, एक पतला दुबला आदमी ईंटों से बने मकान में बाहर निकलता है। ख्याली ने उससे पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है। उसने उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता, एक स्त्री आई थी, उसने एक कमरा किराए पर लिया है और तुम्हें पता है मेरे पास तो 2 कमरे एडवांस थे। ख्याली जैसे ही दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, लक्ष्मी वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है कि परी जी आप वापस चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। मुझे पता है कि हवेली में मेरा विश्वास कोई नहीं करने वाला है। मालकिन को बता देना कि दोषी हीरालाल है, वह एक बुरा आदमी है, उसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है, वह दोषी है। परी व ख्याली के काफ़ी मनोहार करने के बावजूद भी लक्ष्मी वहाँ से नहीं लौटती है। तो दोस्तों, इस तरह सेक्शन फर्स्ट का समापन होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम सेकंड सेक्शन करेंगे दोस्तों इसी चैप्टर में। तो दोस्तों, अगर ये सेक्शन आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट करो कि आगे मैं सेकंड सेक्शन बनाऊं या न बनाऊं।